सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है ना आप लोगों तक? हाँ जी। गुड मॉर्निंग। ऑल राइट। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉलिटी कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, लास्ट जो आपको लेक्चर भेजा गया है वहां तक पॉलिटी आपका कंप्लीट होता है। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी। तो एक फ्रेश स्टार्ट होगा, ठीक है, फ्रेश माइंड से बैठेंगे। और ठीक है, इस संडे आपका एक पॉलिटी का हम टेस्ट भी करवाएंगे। तो आपको बेसिकली करना क्या है, जितना भी हम पॉलिटी पढ़ चुके हैं, आपको क्विजेस वगैरह दी गई हैं पॉलिटी की, उसको रिवीजन अच्छे से कर लेना है। ठीक है, बेहतरीन तरीके से रिवाइज करके रखना है पॉलिटी के क्वेश्चंस को। उसका एक हम कंबाइंड टेस्ट भी इस वीक ऑर्गेनाइज कराएंगे संडे को, तो उसके लिए रेडी रहना है आपको। अगर किसी को कोई डाउट रहा हो पॉलिटी में, ठीक है, रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन, तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज वी आर गोना स्टार्ट द न्यू सब्जेक्ट, इंडियन इकोनॉमी। तो सर, इंडियन इकोनॉमी है क्या? व्हाट इज इंडियन इकोनॉमी? देखिए, हिंदी में कहते हैं अर्थव्यवस्था। मतलब सर, पैसा, रुपये, डॉलर, मनी, सर मनी। इकोनॉमी में मेनली हम बात किसकी करते हैं? पैसे की। हमारे लिए सर इकोनॉमी का सोर्स क्या है? मतलब जो भी हम टॉपिक्स पढ़ते हैं, मतलब जनरली उसका सोर्स क्या है, कौन सी किताब हम रेफर करते हैं? तो हमारे लिए जो सबसे बेसिक सोर्स है वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आप 11th क्लास की मान के चलो, हमारे लिए बेसिक सोर्स रहता है। एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो 11 12 इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डील करती है इंडिविजुअल लेवल पे, कि डिमांड और सप्लाई कैसे वेरी करते हैं, क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं, एंड ऑल दो थिंग, फैक्ट्री इनपुट, फैक्ट्री आउटपुट, फैक्ट्री से रिलेटेड एक इंडिविजुअल लेवल की इकोनॉमी पे बात करती है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है एग्रीगेट लेवल इकोनॉमी पे, जैसे नेशनल जीडीपी, नेशनल जीएनपी। ये बड़े बड़े टॉपिक्स पे कौन डील करता है सर? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो और मैक्रो डिफरेंस क्लियर है? इंडिविजुअल लेवल पे तो माइक्रो, नेशनल लेवल पे तो मैक्रो। अब हमारा जहां तक सिलेबस कंसर्न है, तो मेजॉरिटी पोर्शन, या मान के चलो ऑलमोस्ट सारा पोर्शन हमारा कहाँ से आता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो एक्चुअल में जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी इकोनॉमिक्स है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। और आपने टॉपिक का नाम देख लिया होगा, इंडियन इकोनॉमी, यानी हम इंडिया के रेस्पेक्ट में चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक आता है इंडियन नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी है कैसी, हमारी इकोनॉमी का नेचर कैसा है? नेचर का मतलब क्या है सर? जैसे अगर एक इकोनॉमी होती है, देखो, जैसे इकोनॉमी में भी आइडियोलॉजिकली बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे एक होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, आइडियोलॉजिकली देखोगे तो एक होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पूरी दुनिया इसी पे डिवाइडेड है। दुनिया में जो भी लड़ाई है, जो भी दिक्कतें हैं, तो इन्हीं टॉपिक्स पे वो डिवाइडेड है। सोशलिस्ट इकोनॉमी जैसे आपका रशिया, एक टाइम पे यूएसएसआर था, आज आप रशिया कह सकते हो, चाइना कह सकते हो। ठीक है, सोशलिज्म का ही एक्सट्रीम वर्जन हो जाता है कम्युनिज्म। कैपिटलिस्ट जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का यूएसए। डिफरेंस क्या है दोनों में? जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, वहां पे जितने भी बिजनेस होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, एंटरप्राइजेज होते हैं, दीज आर ऑल ओन्ड बाय वहां की गवर्नमेंट। ठीक है, वहां जो बिजनेस वगैरह सब होगा वो कौन संभालेगा? वहां की सरकार संभालेगी।
जैसे रशिया में जो हथियार वेपन्स वगैरह बनते हैं, तो वो सब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे इंडिया में भी डीआरडीओ है, डीआरडीओ वेपन्स वगैरह मिसाइल्स वगैरह बनाती है, ऐसी रशिया में भी वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो भी इनके वेपन्स वगैरह बनाते हैं। बट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है, जहां पे बिजनेस किसके हाथ में होता है, प्राइवेट लोगों के हाथ में होता है, मतलब सरकार के हाथ में कुछ नहीं होगा। एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सरकार कुछ भी नहीं डील करेगी। सरकार बस रेगुलेट करेगी चीजों को, लॉज बनाएगी और कुछ नहीं करेगी। बाकी सारा जो बिजनेस होगा वो कौन करेंगे, प्राइवेट कंपनीज। इसीलिए अमेरिका में आप देखोगे कई सारे जैसे फाइटर जेट्स वगैरह जो बनाती है वो प्राइवेट कंपनीज हैं। जो भी उनके वेपन्स वगैरह बनाती है सब प्राइवेट कंपनीज हैं। अच्छा ये भी है, कोई भी कंट्री 100% सोशलिस्ट नहीं हो सकती, 100% कैपिटलिस्ट नहीं हो सकती। बट ये दो अलग अलग तरह की आइडियोलॉजीज हैं। लेकिन जब हमारा कंट्री बना 1947 में, तो 1947 में हम अपनी कंट्री को कैसा बनाए, ये बड़ा चैलेंज था। कैपिटलिस्ट बनाए, सोशलिस्ट बनाए। तो 1947 में आपको भी पता है वर्ल्ड वॉर 2 हो चुका था, दुनिया बिल्कुल त्राहिमाम हो चुकी थी। और दो पोल निकल के आए थे दुनिया में, एक साइड तो यूएसए था, दूसरी साइड यूएसएसआर था, जो बाद में कोलैप्स कर गया, अलग अलग टुकड़े हो गए यूएसएसआर के, जिसमें से एक सबसे बड़ा जो उनका पोर्शन था वो रशिया बना। तो दो पार्ट हो गए, दो पार्ट्स में कंट्री डिवाइडेड हो गया। फिर उसके बाद ये जो यूएसए वाले थे, ये बाकी कंट्रीज को कहते थे कि तुम हमारे साइड आ जाओ। यूएसएसआर वाले कहते थे तुम हमारे साइड आ जाओ। तो हमारे लिए बड़ा चैलेंज था कि हम यूएसए को ज्वाइन करें, यूएसएसआर को ज्वाइन करें। तो नेहरू परेशान इस चक्कर में, तो नेहरू ने क्या करा, और भी कई सारे लीडर्स इकट्ठा किए छोटी छोटी कंट्रीज के, जैसे इंडोनेशिया के लीडर को लिया, आपके इजिप्ट के लीडर को लिया, और कई सारे ऐसे छोटी छोटी कंट्रीज ने मिलके एक मूवमेंट चलाया, जिसको कहते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट। यानी उन्होंने कहा हम किसी के साथ नहीं है, ना हम यूएसए के साथ हैं ना यूएसएसआर के साथ है, अपन कैसे रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। कई कंट्रीज थे जो यूएसए के पाले में चले गए, कई यूएसएसआर के पाले में चले गए, जैसे पाकिस्तान यूएसए के हिस्से में चला गया था, वो यूएसए की बातें मानता था। तो ये डिवीजन वहां से 1947 में क्रिएट हो गया। अब लेकिन हम अपनी इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट बनाएं तो कैसे बनाएं, अगर हम चाहते हैं कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स आके बिजनेस करें, तो वो कैसे कर सकते थे, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं थे उस टाइम, अंबानीज वगैरह नहीं होते, ना ही हमारे पास इतना पोटेंशियल था, ना ही हमारे जो लोग थे इतने पैसे वाले थे कि वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर पाए। तो कैपिटलिस्ट तो हम नहीं बन सकते थे। तो हमने सोचा क्यों ना हम अपनी इकोनॉमी को सोशलिस्ट रखें। वैसे भी इंडिया में उस टाइम सोशलिज्म का बोलबाला था। नेहरू की पॉलिसी सोशलिज्म की तरफ ज्यादा इंक्लाइन थी। ठीक है, सोशलिज्म ज्यादा इंडिया में पसंद किया जाता था। यही रीजन था हम आगे यूएसएसआर की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो गए थे। तो सोशलिस्ट में क्या था कि इन सरकार ने क्या करा, अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करना शुरू कर। जैसे आज आप जो पीएसयू सुनते हो, एनटीपीसी, एनपीसीआई, ये सब क्या है, ये सब सोशलिस्ट हैं। ये सब सोशलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो सरकार ने अपनी खुद की कंपनीज बनाना शुरू करी। रीजन सिंपल सी बात है कि हमारे खुद के बिजनेसमैन इतने पावरफुल नहीं थे जो खुद बड़ा बिजनेस क्रिएट करें। तो सरकार ने कहा ठीक है बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, बाकी जब इंडिविजुअल्स पावरफुल होंगे तो वो बिजनेस को बढ़ावा देंगे। तो 1947 में मोस्टली हम सोशलिस्ट थे। लेकिन जब 1990s का टाइम आया, तो 1990s के टाइम में आप नोटिस करेंगे कि इंडिया में बहुत ज्यादा चेंजेस आए। हम आगे डिस्कस करेंगे एलपीजी रिफॉर्म्स। तो हम बिल्कुल इकोनॉमी डूबने की कगार पे थी, तब हमने इकोनॉमी में कुछ रिफॉर्म्स किए और प्राइवेटाइजेशन शुरू किया, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को इन्वॉल्व करना शुरू किया। जब हमने प्राइवेटाइजेशन शुरू किया तो हमारी कंट्री में कैपिटलिज्म बढ़ा। ठीक है, हमारी कंट्री में क्या बढ़ा, कैपिटलिज्म बढ़ा। तो सोशलिज्म ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म हो गया। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी तो चल रही थी, प्लस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बन गई। तो हमारी इकोनॉमी में अगर आप देखोगे तो एक मिक्सचर दिखेगा, सोशलिज्म का भी और कैपिटलिज्म का भी, अगर आप हमारी इकोनॉमी देखोगे। इसीलिए हमने अपनी इकोनॉमी को क्या कहा, हमने अपनी इकोनॉमी को कहा मिक्स्ड इकोनॉमी। दो इकोनॉमिस्ट थे, एक पैट मुलिन्स और जे एम कीन्स। जे एम कीन्स का नाम आपको खूब मिलेगा एनसीईआरटी में। ठीक है, इन दोनों ने हमारी इकोनॉमी को क्या कहा, मिक्स इकोनॉमी। क्योंकि यहाँ पे पब्लिक कंपनीज, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट कंपनी, और प्राइवेट सेक्टर्स,
पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए हमारी इकोनॉमी कैसी हो गई, मिक्स इकोनॉमी। चाइना इज मोर और लाइक सोशलिस्ट, और चाइना कम्युनिस्ट है वैसे तो, चाइना इज ए कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट इज मोर एक्सट्रीम ऑफ सोशलिज्म। जैसे आपने सुना होगा लेफ्ट और लेफ्ट राइट, ठीक है। आइडियोलॉजीज में क्या होते हैं, लेफ्ट होते हैं, राइट होते हैं। जैसे एक होती है राइट विंग पॉलिटिक्स, एक होती लेफ्ट विंग, एक होती सेंटर पॉलिटिक्स। तो लेफ्ट में भी आ, जो सोशलिज्म है वो लेफ्ट की पॉलिटिक्स है, सोशलिस्ट। और कम्युनिस्ट और ज्यादा लेफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट में और ज्यादा अगर आप चले आओगे तो कम्युनिस्ट मिलेंगे। जैसे इंडिया में जैसे लेफ्ट की कौन सी पार्टीज है, सीपीआई है, सीपीआईएम है। सोशलिस्ट पार्टीज कौन सी हैं, जैसे आपकी समाजवादी पार्टी है। राइट विंग पार्टीज कौन सी हैं, जैसे बीजेपी है, ठीक है। तो ये हो गई राइट विंग पार्टीज। तो अलग अलग पार्टीज का अपना अलग अलग आइडियोलॉजी रहता है। तो वी आर अ मिक्स इकोनॉमी, तो ये टर्म क्लियर है कि नहीं? हाँ जी। अरे है ना कि चले गए? हाँ जी सर, मौजूद हैं। अच्छा, जो लोग हमारे लवासा वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं, एपीपीसीएस वाले, तो उनको मैं एक बार बता दूं ये चीज कि ये इकोनॉमी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये हम एई टीजीटी पीजीटी स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, जो आपके कोर्स में जो एई टीजीटी पीजीटी हेड कांस्टेबल फॉरेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लासेस हैं, ठीक है। तो अगर उन एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो इसको अटेंड करिए। और इसका जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो ऑलरेडी आपके कोर्स में अपलोडेड अपलोडेड है, ठीक है। तो लाइव क्लास आप यहाँ से कर सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर आप के ऐप में ऑलरेडी अपलोड है। ऑलराइट सर। तो सर हमने ये समझ लिया कि हमारी इकोनॉमी कैसी है, मिक्स इकोनॉमी। एक और नाम देते हैं हम अपनी इकोनॉमी को, एग्रेरियन इकोनॉमी। अब देखो ये टर्म डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री में मेजॉरिटी पॉपुलेशन किस प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, कौन से प्रोफेशन में आपकी मेजॉरिटी इकोनॉमी काम कर रही है। हमारी कंट्री की जितनी भी वर्क फोर्स है, मतलब देखो सारी पॉपुलेशन को तो हम वर्क फोर्स ही कह सकते हैं, क्योंकि सारी पॉपुलेशन में आपके सीनियर सिटीजन्स भी आ जाते हैं, चिल्ड्रंस भी आ जाते हैं, तो इनको तो हम वर्किंग पॉपुलेशन से बाहर रखते हैं। तो जनरली मान के चलो 20 से 60 साल की उम्र के जो भी लोग हैं, उनको हम मानते हैं वर्किंग वर्कफोर्स, या मेनली 30 से 60 वाले आप कह सकते हो वर्क फोर्स जो है हमारी, वर्किंग पॉपुलेशन हमारी, तो जो कंट्री को अर्न करके दे रहे हैं, पैसा कमा के दे रहे हैं। तो इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो अभी भी अगर आप देखो तो हमारी 58% जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो किसमें इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। और एग्रीकल्चर अकेले हमारी जीडीपी को 17% कंट्रीब्यूट कर देता है। आगे हम अभी सब समझेंगे जीडीपी वगैरह। एग्रीकल्चर अकेले हमारी जीडीपी को 17% कंट्रीब्यूट कर रहा है। यानी मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसमें इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। तो हम पैसा कहाँ से कमा रहा है, हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन पैसा कहाँ से कमा रही है, एग्रीकल्चर से कमा रही है। इसलिए हमारी इकोनॉमी कैसी हो गई, एग्रेरियन इकोनॉमी। तो ये दो टर्म्स है, हमारी इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी, और कैसी हो गई सर, एग्रेरियन इकोनॉमी। सो दैट वाज द नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये और कुछ फीचर्स हैं, जैसे नेशनल पर कैपिटा इनकम की स्लो ग्रोथ होती है, कैपिटल डेफिशिएंसी है, ओवर डिपेंडेंस एग्रीकल्चर पे, इनकम ऑफ वेल्थ का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत ज्यादा प्रोवर्टी, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट की, ये हमारी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी में। ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब अगला पार्ट आता है सर, व्हाट आर द ब्रॉड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखो इकोनॉमी किस पे चलती है, इकोनॉमी चलती है मनी पे। इकोनॉमी आपकी रन किस पे कर रही है, पैसे पे रन कर रही है। और पैसा आप कहाँ से लाओगे, अर्निंग करके लाओगे। तो अर्निंग आप पैसा कहाँ से करके लाओगे, तो जो पैसा कमाने के तरीके हैं, ठीक है, जो जो सेक्टर्स है पैसा कमाने के, उनको हमने तीन पार्ट्स में बांट दिया है।
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है। तो पैसा कमाने को हमने कितने पार्ट्स में बांट दिया? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि जैसे मान लो, अब आप देखना आप पैसा कहाँ कहाँ कमा सकते, ठीक है, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्टर्स हैं। एक मिनट बस रखिए, ठीक है। जस्ट ऐप को ओपन करिए, ऐप ओपन करते ही आप देखेंगे आपको एक ये लेक्चर दिख जाएगा, लिखा हुआ लेक्चर 1 इंडियन इकोनॉमी, और उस पर टैप करके आप क्लास लाइव आ जाइए। और राइट सर, तो पैसा कमाने के कितने तरीके हैं, कितने टाइप ऑफ सेक्टर्स हैं, वो अपन देखते हैं। जैसे मान लो आपको एक कैचअप की फैक्ट्री लगानी है, टोमेटो केचप बनाना है। तो केचप बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? टोमेटो केचप बनाने के लिए क्या चाहिए सर? टोमेटो चाहिए ना, टमाटर तो उगाओगे। तो सबसे आप पहले आप क्या काम करोगे? टोमेटो उगाओगे। तो यानी कैसे उगाओगे? एग्रीकल्चर एक्टिविटी करोगे। कौन सी एक्टिविटी? एग्रीकल्चर। ठीक है। आपने टोमेटो उगाए, फिर उसके बाद ये टोमेटो आपने बेच दिए किसको? एक फैक्ट्री को। ठीक है। ये एक फैक्ट्री है, यहाँ पे क्या होगा? टोमेटो की प्रोसेसिंग होगी। टोमेटो को प्रोसेस करके ये क्या बना देंगे? केचप बना देंगे। तो एक तो उन लोगों ने पैसा कमाया जिन्होंने टोमेटो उगाए और उसको बेच दिया, तो ये हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर। फिर ये जाएगा एक फैक्ट्री में, वो फैक्ट्री क्या कर रही है? उस टोमेटो को प्रोसेस करके क्या बना रही है? केचप बना रही है। ठीक है। तो यानी एक तरीके से ये कौन सा सेक्टर हुआ? फैक्ट्री वाला पार्ट। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हुआ, कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, बन रहा है। तो दूसरा नेटवर्क ले लीजिए मार्शल, और भी तो नेटवर्क है। फिर टोमेटो आपने प्रोसेस कर लिया, उसके बाद जब केचप बन गया, अब आप उसे क्या करोगे? सेल करोगे। ठीक है। उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? अब आप क्या कर रहे हो? बिजनेस कर रहे हो। आपने फैक्ट्री से केचप उठाया, फिर आप ऐड करोगे उसको, दुकान जगह जगह दुकान पे लेके जाओगे, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका बिजनेस। तो एक केचप बनाने में आप देख लो कितने सारे बिजनेस इन्वॉल्व हैं। एक वो बंदा है जो टमाटर उगा रहा है, ठीक है, एक वो बंदा है जो उसको प्रोसेसिंग कर रहा है फैक्ट्री में, और एक वो बंदा है जो इसको बेच रहा है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करा? कुछ भी मार्केट में बिकता है तो सबसे पहले वो बनता है, और बनने से पहले उसके रॉ मटेरियल्स इकट्ठे किए जाते हैं। तो जो सेक्टर रॉ मटेरियल से डील करता है उसको कहते हैं हम प्राइमरी सेक्टर। सबसे पहले जहां पर रॉ मटेरियल आपका रेडी हो रहा है वो कहलाता है प्राइमरी सेक्टर, और जहां पे ये मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग वगैरह होती है, मशीनिंग होती है, ये कहलाता है आपका सेकेंडरी सेक्टर। और फाइनली जहां पर जाके ये बिकता है ये कहलाता है टर्शरी सेक्टर। यस और नो? यानी कि सर, अगर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की हम बात करें तो तीन सेक्टर्स हो गए: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, एंड तीसरा कौन सा हो गया? टर्शरी सेक्टर। नाइन्थ क्लास की आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वो स्टार्ट ही यहीं से होती है। व्हाट आर द थ्री सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर।
प्राइमरी सेक्टर में जैसे आपका एग्रीकल्चर आ गया, फॉरेस्ट्री आ गया, फिशिंग आ गया, माइनिंग आ गया। माइनिंग में भी आप रॉ मटेरियल निकाल ले हो। फिर सेकेंडरी में क्या आ गया, मैन्युफैक्चरिंग आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, गैस आ गया, वाटर सप्लाई आ गया, कंस्ट्रक्शन आ गया। टर्शरी, इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। जैसे आप जो बिजनेस करते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, कम्युनिटी, पर्सनल सर्विसेज, जितना भी सर्विस सेक्टर है, सर्विस में जैसे आप बिजनेस मतलब इंजीनियर ले लो, लॉयर्स ले लो, ठीक है, डॉक्टर्स ले लो, आप मतलब किसी भी तरह की अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये सब कौन है, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो ये सब किस में आ जाएंगे, टर्शरी सेक्टर में। तो डिपेंडिंग ऑन देयर वर्क, हमने जितनी भी इकोनॉमी उसको कितने सेक्टर्स में बांट दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब हम कंपेयर करेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कौन कितना पैसा हमें कमा के देता है, ठीक है। तो ये तीन सेक्टर्स क्लियर हैं कि नहीं है, पहले तो ये बताइए। हाँ जी सर। ऑलराइट सर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, दीज आर द थ्री सेक्टर। अब आप अपने अंदाजे से बताओ सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है, जहां सबसे ज्यादा पैसा होगा वही जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। तो सबसे ज्यादा पैसा क्या लगता है कहाँ होगा, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शरी में? बहुत बढ़िया, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है सर, टर्शरी में। अब मेरे को बताओ आप, सबसे ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन कहाँ है? बहुत बढ़िया, सबसे ज्यादा पैसा था प्राइमरी, वो सबसे ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन प्राइमरी में। अब देखो समझते बेरोजगारी क्यों है। तो हमारी दिक्कत क्या है, कोई भी कंट्री जब डेवलप होता है ना, एक डेवलपमेंट की शुरुआत होता है, तो वो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व होता है। फिर वो धीरे धीरे इंडस्ट्रीज लगाते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फिर वो अपना सेकेंडरी सेक्टर डेवलप करते हैं। फिर जब उनका सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हो जाता है, फिर वो क्या करते हैं, टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे अमेरिका ले लो, जब बिल्कुल बहुत पहले ही जाओगे तो वो क्या उनके फैक्ट्रीज थी, नहीं था। ब्रिटेन वगैरह ले लो, कुछ नहीं था, प्राइमरी सेक्टर था। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई, मैन्युफैक्चरिंग करी, तो उन्होंने अपना सेकेंडरी सेक्टर बनाया। फिर धीरे धीरे आज देखो टर्शरी सेक्टर में वो कितना लीड कर रहे हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल पड़ोसियों में देखो तो बांग्लादेश का है। तो बांग्लादेश ने अब वो प्राइमरी से उठ के कहाँ पे आ गया है, सेकेंडरी में आ गया है। तो ये एक प्रोसेस होती है, प्राइमरी देन सेकेंडरी और टर्शरी। सबसे ज्यादा पैसा टर्शरी में है, लेकिन टर्शरी में दिक्कत ये है कि बहुत ज्यादा लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। क्योंकि आप खुद देखो, आपने एक को डॉक्टर बना दिया, ठीक है, तो एक क्लिनिक पे एक ही तो डॉक्टर हो सकता है, तो वो ज्यादा कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे देगा, एक या दो को। तो टर्शरी सेक्टर कम ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाता है। और प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बड़ा सा खेत है, अब उसमें 8 से 10 लोग काम कर रहे हैं, क्या जरूरत है। ऐसा खेत जहाँ पे 2 से 3 लोग भी अगर चले रह जाएं तो काम काफी है। तो जो बाकी के जो 6 से 7 लोग हैं, वो तो बिल्कुल मतलब बिना बात के काम कर रहे हैं, उनका तो कोई पर्पज ही नहीं है। तो जरूरत ये है कि प्राइमरी सेक्टर से लोगों को मूव कराया जाए, लेकिन सबको आप टर्शरी सेक्टर में नहीं डाल सकते।
तो बहुत जरूरी है कि हम अपना सेकेंडरी सेक्टर डेवलप करें, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा जो आप पॉपुलेशन को रख सकते हो ना, वो सेकेंडरी सेक्टर में रख सकते हो। यस और नो, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन को आप इन्वॉल्व कर सकते हो सेकेंडरी सेक्टर में, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर में आ गई एक फैक्ट्री, फैक्ट्री में कई सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, दो तीन लोगों से तो काम नहीं चलेगा, बड़ी फैक्ट्री बनी है तो कहो तो हजारों लोगों को रोजगार मिल जाए उस फैक्ट्री से। सॉरी। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा आपको रोजगार देती है वो होता है सेकेंडरी सेक्टर कंपैरेटिवली। अब लेकिन इंडिया में दिक्कत क्या है, इंडिया में दिक्कत ये है कि हमने अपना सर प्राइमरी सेक्टर तो बहुत बढ़िया कर लिया, एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह ले आए, लेकिन फिर हमारा जो अगला स्टेप था सेकेंडरी, फिर हमें जाना था टर्शरी। हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ प्राइमरी से डायरेक्ट कूद गए टर्शरी में। कैसे? एक किसान था, ठीक है, होना क्या चाहिए था, किसान का जो लड़का होता है उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होती वो किसी फैक्ट्री में इन्वॉल्व होती। जैसे अगर मान लो कोई फार्मर है, ठीक है, अब उसके चार बेटे हैं, अब चार बेटों में से अगर तीन बेटे फैक्ट्री में चले जाएं, सिर्फ एक बेटा किसान रहे, तो इस पॉपुलेशन किधर मूव कर रही है, सेकेंडरी की तरफ, फिर उसकी अगली जनरेशन टर्शरी में जाती। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ के लोग इतने मेहनती है, प्राइमरी सेक्टर में है, फिर उन्होंने क्या करा सर, आईआईटी की तैयारी करी, उन्होंने क्या करा सर, यूपीएससी की तैयारी करी, उन्होंने क्या करा सर, नीट की तैयारी करी, और वो यहाँ से तुरंत ये एग्जाम देते हुए डायरेक्ट किधर शिफ्ट हो गए सर, टर्शरी में शिफ्ट। तो इंडिया में हमने सेकेंडरी सेक्टर ही स्किप कर दिया। फिर न्यूज आई, किसान के लड़के ने क्रैक किया आईआईटी, ठीक है, किसान के लड़के ने निकाली यूपीएससी में रैंक। तो हमारे यहाँ हुआ क्या, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये गलत है, अच्छी बात है, लेकिन इससे हो क्या रहा है कि प्राइमरी सेक्टर से लोग डायरेक्ट किस में कूद गए, टर्शरी में। सरकार ने ऐसी व्यवस्था नहीं की, सेकेंडरी सेक्टर को ज्यादा डेवलप किया नहीं, तो इसीलिए हमारे यहाँ क्या हो गई, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि टर्शरी सेक्टर में आप कितने लोगों को रोजगार दे सकते, रोजगार सबको देना है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि फैक्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा लगे। तो इसीलिए अब सरकार का जो प्लान है मेड इन इंडिया, तो मेड इन इंडिया का पर्पज ही यही है, आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया, इनका पर्पज ही यही है कि फैक्ट्री ज्यादा से ज्यादा लगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ज्यादा से ज्यादा हो। इससे होगा क्या, हमारा सेकेंडरी सेक्टर डेवलप। हम डायरेक्ट कूद गए प्राइमरी से टर्शरी, सेकेंडरी को हमने ध्यान ही नहीं दिया, इसीलिए हमारे यहाँ रोजगार का, एम्प्लॉयमेंट का इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट। इज दैट क्लियर और नॉट? ऑलराइट। ठीक है सर, तो ये सारी बात हो गई सर प्राइमरी सेकेंडरी टैक्सेस, टर्शरी की। देखो, जो भी हम पढ़ते हैं ना उसका एक रीजन है, ताकि हम इशू को समझे, प्रॉब्लम को समझे, तभी तो हम उसको सुधारेंगे। अब बताने को देखो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी दो लाइन का खेल था, कि प्राइमरी ये इन एक्टिविटीज को कहते हैं, सेकेंडरी इनको कहते हैं, टर्शरी इनको कहते हैं, खेल खत्म, आगे बढ़ जाते। लेकिन जब तक आप इशू को नहीं समझोगे तब तक मजा नहीं है ना। तो अब मतलब एक जो बेसिक है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना बहुत जरूरी है। स्पून फीडिंग से काम नहीं चलेगा, ठीक है, स्पून फीडिंग अपन नहीं करते हैं, अपन इशू को समझ के चलते हैं। चलिए सर, तो आगे बढ़ते हैं।
आगे का जो टॉपिक है सर वो है नेशनल इनकम इन इंडिया। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसे हम आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि जब इकोनॉमी डेवलप हुई, ठीक है, अरे सर इकोनॉमी यूएसए की इतनी आगे है, अमेरिका की तो ब्रिटेन की इतनी आगे है, तो एक सवाल ये हुआ कि आप इकोनॉमी को मेजर कैसे करोगे, कैसे नापोगे कि यूएसए की इकोनॉमी बड़ी है या ब्रिटेन की इकोनॉमी बड़ी है या चाइना की इकोनॉमी बड़ी है। तो कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए ना, कुछ मेथड्स होने चाहिए ना, कुछ फॉर्मूला होने चाहिए ना, जिसके बेसिस पे आप क्या करोगे, दो या दो से ज्यादा कंट्रीज या ग्लोबल इकोनॉमी को मेजर करोगे। और इकोनॉमीज बेसिकली क्या है, मैथ्स है। अब मैथ्स में आपको एक पैरामीटर चाहिए, फॉर्मूला चाहिए। तो जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके बनाए, जैसे उन्होंने बनाया जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। वन बाय वन हम सबको देखेंगे, ठीक है। अरे पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, जीडीपी से पढ़ेंगे, ठीक है, आप परेशान ना हो। तो अलग अलग, जीडीपी अभी स्टार्ट नहीं किया है आशा जी, अभी करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग तरीके बनाए, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। मतलब इस तरह की चीजें सोच के कि आपकी कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं, सबका एक बेसिक ब्यौरा वो इनकम बताता है। तो जो सबसे पहला तरीका चूज किया गया वो है जीडीपी। समझते हैं सर जीडीपी है क्या। पहले तो पहली बात, जीडीपी की सर फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछ ली जाती है, ठीक है। कई बार एग्जाम में यही पूछ लेंगे, सर जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ध्यान रखना है क्या है जीडीपी की फुल फॉर्म, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑल राइट सर। हमने क्या करा, डोमेस्टिक वर्ड को हाईलाइट करा। मतलब जैसे हम इंडिया की जीडीपी की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि जो इंडिया की टेरिटरी है, ठीक है, टेरिटरी मतलब इधर जम्मू कश्मीर, इधर नॉर्थ ईस्ट, इधर गुजरात, इधर साउथ, और ये बीच का जितना भी पोर्शन है, तो ये जितनी भी टेरिटरी है, इस टेरिटरी में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको मेजर करो, ठीक है। जितने भी रुपए का प्रोडक्शन हो रहा है, प्लस जितने भी सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, मतलब जितने भी अमाउंट की आप सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो कंट्री में क्या प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन के नाम पे मान लो हमारे यहाँ एक बाइक बनती है बस, ठीक है। मान लो साल में कितनी बाइक बन रही है। अब ये जो प्रोडक्शन सर्विसेज है, एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स करना पड़ेगा कि कितने टाइम में आप बात कर रहे हो। तो हमने मान लो टाइम ले लिया, जनरली लेते हैं एक साल, कि एक साल के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे हमारे प्रोडक्शन हो रहा था बाइक का, तो बाइक मान लो एक बाइक की कीमत थी 80,000, ठीक है। और ऐसी हम कितनी बाइक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लो 10 बाइक्स प्रोड्यूस करते हैं साल पे, तो हमारा टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया सर, 80,000 इंटू 10 बोले तो 8 लाख। कितना हो गया, 8 लाख। तो ये क्या है हमारा प्रोडक्शन। तो इसी तरह से कंट्री में, डोमेस्टिक में, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी सर्विसेज हो रही है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसको हम कह देते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सर एडिडास ने फैक्ट्री इंडिया में लगाई, तो क्या उसे हम जीडीपी में काउंट करेंगे। तो मैंने क्या कहा, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तीन शब्द पकड़ लो, प्रोडक्ट, सर्विसेज, टेरिटरी ऑफ इंडिया, जीडीपी। कोई बाहर की कंपनी एडिडास इंडिया में आके फैक्ट्री लगाती है, उसको जीडीपी में काउंट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सर कल अंबानी जी ऑस्ट्रेलिया में जाके फैक्ट्री लगाए, वो जीडीपी में, तो क्या जो फैक्ट्री लगी है वो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है, नहीं है सर, तो वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा। तो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं,
भले ही वो इंडियन कर रहे हो या बाहर के लोग कर रहे हो, तो उसको हम किस में काउंट करेंगे? उसको हम काउंट करेंगे जीडीपी। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी, बताइए। तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस और नो? थक तो नहीं गए? बिल्कुल, प्राइवेट प्रोडक्शन को भी काउंट करेंगे। मैंने क्या कहा? विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, प्रोडक्ट सर्विसेज, इसके अलावा कोई तीसरी कंडीशन नहीं है, ठीक है। प्राइवेट प्रोडक्शन कहाँ चला जा रहा है यार? प्राइवेट वाले ही तो बढ़ाते जीडीपी। कल आप फैक्ट्री लगाओ, उसको रजिस्टर करा लो सरकार के पास, तो आप भी जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। और जितनी ज्यादा जीडीपी, तो इसका मतलब अगर आपके कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है, तो कंट्री में प्रोडक्शन और सर्विसेज बढ़ रही है। ऑब्वियसली बात है, तभी तो जीडीपी बढ़ रही है। तो जीडीपी सर होता क्या है? बेसिकली एक नंबर होता है। यस और नो? जीडीपी क्या होता है? एक नंबर होता है। जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, तो वो $5 ट्रिलियन क्या है? जैसे अभी प्रेजेंट में अगर हम बात करें, तो $3 ट्रिलियन इकोनॉमी है। तो यही तो हमारी जीडीपी है। बिल्कुल रजिस्टर कराना पड़ेगा आपको। बाकी कंट्री लोग इंडिया को देता है आईफोन वगैरह, तो उसका क्या, इंडिया को ही फायदा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैंने क्या कहा? अगर वो आईफोन का प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है, तो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया हो रहा है ना, तो वो हम अपनी जीडीपी में काउंट करेंगे। और इंडिया को तो वैसे भी फायदा होगा। अगर आईफोन वाले इंडिया में प्रोड्यूस मतलब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो पहली बात तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी, और दूसरी बात हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि जो लोग हैं, जो फैक्ट्री में काम करेंगे, वो अपने लोग थोड़ी ना लेके आएंगे, दो चार ऑफिसर लेके आ जाएंगे। बाकी जो लेबर चाहिए, बाकी जो वर्किंग क्लास चाहिए, वो तो इंडिया की लगाएंगे ना। तो इससे एम्प्लॉयमेंट को भी फायदा होगा। हाँ, ये सेम वीडियो आपके ऐप में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो पीसीएस, वो जो लवासा वाले हमारे ग्रुप है, उसमें नहीं अपलोड करते। उसमें ऑलरेडी जो लेक्चर्स अपलोडेड है वही रहेंगे, ठीक है। बाकी ये सेम वीडियो आपका ऐप में अपलोड हो जाए, बाकी कोर्सेज से। ऑलराइट। और कोई डाउट है किसी का जीडीपी से रिलेटेड? हाँ जी सर। चलिए, तो एक और मुद्दा डिस्कस करते हैं कि मान लो सर, टाटा नैनो का प्रोडक्शन होना है। ओ सर, टाटा नैनो पैसा प्रिंट करके हाँ बिल्कुल बढ़ेगा, ठीक है। प्रोडक्शन हो रहा है ना, पैसा प्रिंट कर रहे हो, तो वो भी तो प्रोडक्शन है। पैसा प्रिंट करके देखो, अगर इसके दो पहलू हैं। पैसा आप प्रिंट कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो। तो प्रोडक्शन कर रहे हो, तो वो जीडीपी में काउंट होगा। लेकिन ज्यादा आप पैसा प्रिंट करोगे, उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। आगे हम डिस्कस करेंगे कि ज्यादा पैसा प्रिंट करने से महंगाई कैसे बढ़ेगी, ठीक है। तो, लेकिन ये बहुत अजीब सी बात है आप लोग कर रहे हो। जीएसटी इंक्लूडेड इन अरे भैया, इंडियन इकोनॉमी में तो जीएसटी है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है? इट इज अ टाइप ऑफ टैक्स। बाइक बनाते समय का एक्सपेंडिचर को कैसे कैलकुलेट करेगा? एक्सपेंडिचर कैलकुलेट नहीं होता है, ठीक है। फाइनल वैल्यू काउंट होती है जीडीपी में। बाइक जो बन के आ गई, तो उसकी फाइनल वैल्यू क्या है, उसको काउंट करते हैं जीडीपी। ऐसा होता है, जैसे एक कंपनी थी जिसने मान लो बाइक के टायर बनाए, ठीक है। एक कंपनी थी जिसने बाइक की हेडलाइट बनाई, और एक कंपनी ऐसी थी जिसने मान लो बाइक के लिए अदर एसेसरीज बनाई, ठीक है। और ये सब इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हमने इन सबको किस में काउंट कर लिया?
जीडीपी में काउंट कर लिया। फिर इन सब ने मिलके क्या बना दिया, एक बाइक बना दिया। तो हमने सर इनको भी काउंट किया है, मतलब ये 1 को भी काउंट किया है, 2 को भी काउंट किया है, 3 को भी जीडीपी में काउंट किया है। बट फिर इसके बाद बाइक की वैल्यू को भी हमने जीडीपी में काउंट कर लिया। बट जो बाइक की वैल्यू है इसमें ऑलरेडी इनकी वैल्यू इन्वॉल्व हो गई, तो आपने क्या करा, डबल काउंट कर दिया। ठीक है, तो जब जीडीपी में हम लोग निकालते हैं ना, तो फाइनल वैल्यू यूज करते हैं। फाइनल वैल्यू में से ये जो इंटरमीडियरी गुड्स होते हैं, जैसे टायर हो गया, हेडलाइट हो गया, बाकी सारी एक्सेसरीज हो गई, इनकी वैल्यू को माइनस कर देते हैं। ठीक है, हम जो मेथड यूज करते हैं ना, जीवीए, ग्रॉस वैल्यू, तो वो यही करता है। तो फाइनल वैल्यू लेते हैं, फाइनल वैल्यू में से इंटरमीडियरी वैल्यूज को घटा देते हैं, तब वो जीडीपी की वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, इतना पढ़ने की जरूरत। ठीक है जितिन, और किसी को कुछ पूछना है? ओके सर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक इशू डिस्कस करते हैं, ठीक है, फील दिला देंगे बिल्कुल जीडीपी की। जैसे मान लो हम बात कर रहे थे सर, टाटा नैनो है, ठीक है, टाटा नैनो का प्रोडक्शन हो रहा है, ये आपकी टाटा नैनो है। अरे, ये टाटा नैनो का, रतन टाटा देख लेंगे तो सू कर देंगे, बिल्कुल डिफेमेशन का केस डाल देंगे। टाटा नैनो को बनाना है हमें, ठीक है, तो टाटा नैनो फैक्ट्री में बनी। तो जब फैक्ट्री में बनी, तो टाटा नैनो की जो, अब देखो कोई भी चीज बनती है, ठीक है, मान लो आपने टाटा नैनो को बनाना, तो आप इसके सारे पार्ट्स लेके आओगे, उसमें खर्चा होगा। आप एक जो भी लेबर है उसको पैसा दोगे, सारे खर्चे आपने मिला लिए। ठीक है, बात आ रही कि आपको गाड़ी का प्राइस सेट करना है, तो कैसे सेट करोगे, पहले तो आप देखोगे कि अच्छा मेरा यहाँ इतना खर्चा हुआ, यहाँ इतना खर्चा हुआ। मान लो आपने सोचा कि मैं मेरा 70,000 खर्चा हो गया। फिर उसके बाद आपने कहा कि ये मेरा खर्चा हो गया, प्लस अब ऑब्वियसली बात है, चैरिटी तो कर नहीं रहे हो, आप प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो। तो आपने कहा कि चलो ठीक है, 70,000 खर्चा हो गया, मैं 10,000 प्रॉफिट सेट कर देता हूँ कि इस गाड़ी पे मैं प्रॉफिट कमाऊंगा 10,000। तो आप इसको कितने में बेचोगे, 80,000 में। मतलब ये गाड़ी जब फैक्ट्री में बन के रेडी हुई, तो कितने में बिकने को रेडी थी, 80,000 में। टाटा नैनो वालों ने कहा कि भाई 80,000 की हमें गाड़ी बेचनी है, कुछ भी हो जाए, इसमें मेरा प्रॉफिट इंक्लूडेड है। मेरे को मार्केट में गाड़ी बेचनी थी 80,000, जब ये गाड़ी फैक्ट्री में रेडी खड़ी थी बिल्कुल बिकने के लिए, फैक्ट्री में बिल्कुल गाड़ी रेडी खड़ी थी बिकने के लिए, तो उन्होंने कहा 80,000 में हम बेचेंगे। लेकिन फिर सरकार आई, सरकार ने कहा ऐसे कैसे बेच दोगे 80,000 में, हमारा भी तो कुछ बनता है। तो सरकार क्या करेगी, इस पर टैक्सेस लगाएगी। अब वो टैक्सेस कंपनी थोड़ी ना पे करेगी, वो टैक्सेस कौन पे करेगा, आप पे करोगे। जब आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो गाड़ी की कॉस्ट होती है, प्लस उसमें टैक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। कुछ भी खरीद लो, एक छोटा सा चिप्स का भी पैकेट खरीदते हो आप, तो उसमें भी टैक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। तो वो टैक्सेस इन्वॉल्व करके ही आपको कोई चीज फाइनल प्राइस बताई जाती है। तो कुछ सरकार भी टैक्सेस लेगी। तो सरकार ने कहा मेरे को तो इस पे चाहिए 20,000 टैक्स। सर 20,000 रुपी गवर्नमेंट ने कहा मैं तो इस पे टैक्स लूँ। तो मार्केट में जब ये गाड़ी बिकेगी, तो मार्केट में जब टाटा नैनो का एडवर्टाइज होगा, तो वो ये नहीं कहेंगे गाड़ी 80,000 की, वो कहेंगे 1 लाख रुपी की है। क्यों कहेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें 20,000 किसको देना है, गवर्नमेंट को देना है। इज दैट क्लियर और नॉट? गाड़ी फैक्ट्री में रेडी थी 80,000 की, फिर टैक्सेस देने सरकार को 20,000। तो मार्केट में जब गाड़ी लॉन्च होगी, तो उसकी प्राइस कितनी रखेंगे, 1 लाख। तो सर ये मतलब जो प्राइस है, ये फैक्ट्री का प्राइस है, यस और नो? और सर ये जो प्राइस है, ये मार्केट का प्राइस है। अभी इसे फैक्ट्री के प्राइस में जब
टैक्सेस ऐड हो जाते तब हमें क्या मिलती है, मार्केट प्राइस मिलती है। तो जो ये फैक्टर प्राइस है और मार्केट प्राइस है, अब सवाल ये आता है कि आपको निकालनी है जीडीपी, ठीक है। अच्छा, इसी को कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। इफ वी आर बाइंग इट, आप टैक्सेस दे रहे हो, जीडीपी में कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली कर रहे हो, डायरेक्टली नहीं कर रहे हो। जीडीपी में आप चिप्स बना रहे हो, ठीक है। आप देखो, चिप्स खरीद के आप पहली चीज जो कर रहे हो, जीएसटी दे रहे हो, ठीक है। पहली चीज तो ये कर रहे हो। दूसरी चीज, आप इनडायरेक्टली कह सकते हो कि हाँ आप जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। वो कैसे, कि आपने कंपनी ने चिप्स का पैकेट बनाया, अब आपने खरीदा, तभी तो कंपनी अगला चिप्स का पैकेट बनाएगी। अब मान लो किसी कंपनी ने चिप्स का पैकेट बनाया, आपने खरीदा ही नहीं, तो क्या वो कंपनी फिर चिप्स के पैकेट बनाएगी? नहीं बनाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है। टैक्सेस रिवाइव या फिर रिड्यूस, अब वो फिर गवर्नमेंट स्कीम्स चलती रहती है, ठीक है। फिर वो सुना जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो टैक्सेस रिड्यूस करने के लिए कई सारी स्कीम्स चलती रहती हैं। ये हम एक हाइपोथेटिकल केस ले रहे हैं, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल केस ले रहे हैं, चीजों को सिंप्लीफाई करके समझाने के लिए। इसको दिल पे नहीं ले लेना कि सर बताओ 20,000 टैक्स देते हैं, ठीक है। ये डेटा एक्यूरेट नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये डेटा यूज करे, ठीक है। तो जो मार्केट प्राइस है, तो जो फैक्ट्री पे प्राइस था उसको हम क्या कहते हैं, पब्लिक का लॉस कहते हैं। अब सरकार ये टैक्सेस लेती है, तभी तो आपके लिए रोड्स क्रिएट करती है, तभी तो आपके लिए डिफेंस के लिए हथियार खरीदती है, तभी तो आपको वेलफेयर स्कीम प्रोवाइड होती है, तभी तो गरीब जनता को राशन मिलता है, तभी तो गरीब जनता को घर मिलता है, न्यूट्रिशनल स्कीम्स चलती हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सैलरीज मिलती है। तो ये सब पैसा कहाँ से आता है? टैक्सेस से ही तो आता है। तो टैक्सेस में लॉस थोड़ी ना हो रहा है। हाँ, अगर सरकार करप्ट है तो लॉस हो रहा है। अब मान लो सरकार पैसा लेके मतलब अपने जेबे भरे, आपको ना प्रोवाइड करे, तो पब्लिक का लॉस है, उसको फिर हम करप्शन कहते हैं। वो फिर आप चीजों को दूसरे डायरेक्शन में मोड़ रहे हो, ठीक है। अभी आप इस पे फोकस करो। देखिए, बहुत जरूरी होता है कि हमें क्लियर होना चाहिए कि हम जा किधर रहे हैं, ठीक है। तो सर, जो फैक्ट्री में प्राइस था ना, उसको हमने कह दिया फैक्टर कॉस्ट, और जो मार्केट लेवल पे प्राइस था उसको हमने कह दिया मार्केट कॉस्ट। अब लेकिन तो सवाल ये है कि जब हमें जीडीपी कैलकुलेट करनी थी, जब हमें जीडीपी कैलकुलेट करनी थी, तो हमने कहा था कि सर कोई भी प्रोडक्ट हो उसकी फाइनल वैल्यू ले लो, वो जीडीपी में कैलकुलेट हो जाती है। अब लेकिन सर यहाँ सवाल आता है कि फाइनल वैल्यू में हम उसका फैक्ट्री वाला प्राइस ले या मार्केट वाला प्राइस ले। हाँ जी। तो सवाल ये क्रिएट होता है कि हम उसमें फैक्ट्री वाले प्राइस को ऐड करें जीडीपी में या मार्केट वाले, क्योंकि देखो एक्चुअल में जो जीडीपी रिफ्लेक्ट हो रही है वो फैक्ट्री वाले प्राइस से रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि मार्केट वाले प्राइस से जो जीडीपी रिफ्लेक्ट होगी उसमें बिना बात का तो टैक्सेस इन्वॉल्व है, टैक्सेस से थोड़ी ना कोई प्रोडक्शन हो रहा है। तो एक्चुअल में जो जीडीपी दिख रही है हमें, जो सबसे मतलब ओरिजिनल जीडीपी है, वो कौन सी जीडीपी होगी? फैक्टर कॉस्ट वाली जीडीपी होगी। यस और नो? तो ये समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? हाँ जी सर। तो होता क्या है कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट वाली ले या मार्केट कॉस्ट वाली ले? सर दोनों लेंगे। जो फैक्टर कॉस्ट पे भी हम जीडीपी निकालेंगे, मार्केट कॉस्ट पे भी जीडीपी निकालेंगे। तो जो जीडीपी आप फैक्टर कॉस्ट पे निकालोगे वो कहलाएगी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और जो मार्केट पे निकालोगे वो कहलाएगी सर जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट। इज दैट क्लियर और नॉट? जो जीडीपी आप फैक्ट्री प्राइस पे निकालोगे वो कहलाएगी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और दूसरी वाली जो मार्केट प्राइस पे जीडीपी निकालोगे वो कहलाएगी जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट। इसका मतलब सर, अगर मैं कह दूं कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, उसमें अगर मैंने टैक्सेस ऐड कर दिए,
तो क्या वो मुझे जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट दे देंगे? बताइए, यहाँ तक कोई डाउट? तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में अगर मैं टैक्सेस ऐड कर दूं तो क्या मुझे जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट मिल जाएगा? जेना जी क्लियर नहीं है क्या? कोई डाउट है आपको? तो ये आ गई सर हमारी पहली इक्वेशन। तो सबसे पहली बात तो हमें क्लियर होना चाहिए कि फैक्टर कॉस्ट क्या है, मार्केट कॉस्ट क्या है। फैक्ट्री में जो प्राइस होता है, क्या कंफ्यूजन हो गया बताइए जरा, बताइए क्या कंफ्यूजन हो गया? मैंने बस इतना कहा है आपसे कि आपने कुछ भी प्रोड्यूस करा, ठीक है, आपने डिसाइड करा कि मेरे को इसमें इतना प्राइस रखना है, कि मतलब 100 रुपी रखना है, ठीक है। फिर सरकार ने उस पे क्या लिए, टैक्सेस लिए। तो वो टैक्सेस भी आप ही को पे करना पड़ेंगे, मान लो 20 रुपी। तो आपको जो मार्केट में वो चीज मिल रही है वो कितने में मिल रही है, 120 रुपी में। तो जो 120 रुपी है वो कहलाती है सर मार्केट कॉस्ट। और फैक्ट्री में कोई चीज कितने रुपए में रेडी हो गई थी बिकने के लिए, वो कहलाती है फैक्टर कॉस्ट। बस ये सिंपल इतना ध्यान रखना है। क्या दिक्कत है जेना, बताइए। तो हमें इतना समझ में आ गया कि सर फैक्टर कॉस्ट ड्यू टू नेटवर्क इशू, जीडीपी फैक्टर, जीडीपी मार्केट। तो आप एक बार ना ये लेक्चर अब अभी कंप्लीट हो जाए तो रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड हो जाएगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं पूरा रिपीट कर दूंगा मार्मिक तो आप भी समझते फिर हमारी क्लास कैसे आगे बढ़ेगी, है ना। तो आप ना इसका रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए। तो सर हमें इतना समझ में आ गया कि फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट, ये बोल रहा हूँ मैं। होलसेल रेट नहीं, होलसेल रेट आप नहीं बोल सकते उसको, ठीक है। क्योंकि होलसेल रेट में भी टैक्सेस तो इन्वॉल्व होते हैं। जैसी कोई चीज फैक्ट्री से बाहर आ रही है उस पर टैक्स लगा होगा, दोनों से, ठीक है, दोनों से। फाइनल जीडीपी, आप जब भी अगर कभी जीडीपी के डिटेल पढ़ेंगे ना तो आपको दोनों जीडीपी दिखाएगा। एक मार्केट कॉस्ट वाली जीडीपी भी दिखाएगा, एक फैक्टर कॉस्ट वाली जीडीपी भी दिखाएगा। लेकिन एक्चुअल पिक्चर कौन दिखा रहा है, फैक्टर कॉस्ट वाली जीडीपी। क्योंकि मार्केट कॉस्ट वाली जीडीपी बड़ी हुई दिखेगी, क्यों, क्योंकि उसमें टैक्सेस वगैरह भी इन्वॉल्व हैं। तो वो क्लियर पिक्चर नहीं देते। एक्चुअल में प्रोडक्शन और सर्विसेज की जो क्लियर पिक्चर है वो कौन दे रहा है, फैक्टर कॉस्ट वाला जीडीपी, ठीक है। तो एक्चुअल पिक्चर कौन देगा सर, फैक्टर कॉस्ट। तो निकालते दोनों ही तरीके से, फैक्टर कॉस्ट को लेके भी जीडीपी निकाली जाती है, मार्केट कॉस्ट को लेके भी जीडीपी निकाली जाती है। क्यों नहीं होगा, प्रॉफिट इन्वॉल्व कर लिया ना, मैंने क्या कहा, जब उसने 80,000 की गाड़ी बनाई, मैंने क्या कहा, जब वो फैक्ट्री में गाड़ी 80,000 की रेडी हो गई तो 80,000 में उसका प्रॉफिट भी इन्वॉल्व है। इस 80,000 में उसका खर्चा मान लो कुछ 70,000 हुआ, फिर उसका प्रॉफिट भी इन्वॉल्व है 10,000, ठीक है। तो ये प्रॉफिट इन्वॉल्व होने के बाद मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जब जो सेलर है, जो गाड़ी बनाने वाला है, गाड़ी कितने में बेचना चाहता है, तो जब उसने 80,000 फिक्स किया तो ऑब्वियसली उसने इसमें अपना प्रॉफिट इन्वॉल्व कर रखा है। तो प्रॉफिट तो इसमें इन्वॉल्व होता ही है, उसके बाद की जो कॉस्ट होती है, प्रॉफिट को इंक्लूड करके जो कॉस्ट होती है वो फैक्टर कॉस्ट होती है। और कोई प्रॉब्लम किसी को?
हाँ जी सर। ओके, ठीक है, फिर इसको रिवाइज करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इसको फील करना आज थोड़ा सा, थोड़ा पढ़ लेना है, जीडीपी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट कितना है अभी हमारा, ठीक है, तो थोड़ा सा फील करने की कोशिश कीजिएगा। आज तो हमने सिर्फ बात करी है टैक्सेस की, फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस ऐड कर दो तो मिलती है मार्केट कॉस्ट। इसमें कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे सब्सिडीज, ठीक है, टैक्सेस को ऐड करते सब्सिडीज को माइनस करते। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग सब्सिडीज की बात करेंगे, फिर जीएनपी, एनएनपी, इन सबको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए सर, किसी को कोई डाउट रह जाए तो मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमी यही है, जो फैक्ट्री में आपका जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, एक इंडिविजुअल फैक्ट्री को अगर आप माइक्रो इकोनॉमी में, जैसे इंडिविजुअल फैक्ट्री को आपने उठा लिया, अब उस इंडिविजुअल फैक्ट्री में आप चले जाओ, वहां कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है, ठीक है, उसके बीच रिलेशन जो बनते हैं। 12th क्लास की, वो सॉरी, 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है ना, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, वो एक बार आप डाउनलोड कर लेना, आपको खुद दिख जाएगा उसमें कौन कौन से चैप्टर्स है। और जिस रास्ता जाना नहीं उससे क्या मतलब है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है, मैक्रो से ही सवाल आते हैं। देखो पहली बात तो आप ये समझो, आपका जो एग्जाम है ना, उसमें इकोनॉमी बहुत मिनिमम रहने वाला है, बिल्कुल मिनिमम रहने वाला है। बट चूंकि पूछ लेते हैं तो हम तो पढ़ेंगे, पढ़ना तो हमें पड़ेगा, लेकिन ये भी समझो एक एग्जाम में इकोनॉमी बिल्कुल मिनिमम रहता है। मैक्सिमम जो पूछते हैं सवाल पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनसे रहते हैं, जनरल साइंस से पूछ लेते हैं। तो इकोनॉमी को इतना आप लोगों को बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है, ठीक है, ना ही मैं आपको इतना डिटेलिंग में करवाऊंगा। जीएस में हमारा वैसे तो ज्योग्राफी, पॉलिटी पुराने बैचेस का हुआ, बट ये रिपीट हो जाएगा आगे। जीडीपी, सी जीडीपी, नहीं भैया, हमें जीडीपी पे थोड़ी ना, कैसी बातें कर रहे हो यार, हमें तो टैक्सेस पे करने हैं, हमें तो सिर्फ टैक्सेस पे करने हैं ना। देखो, एक होता है गाड़ी बनी, ठीक है, गाड़ी हमने क्या कहा, मार्केट, वो गाड़ी वाला 80,000 में बेचना चाहता था, अब वो उस पे उसने, सरकार ने टैक्सेस लगा दिए 20,000, तो मार्केट में गाड़ी वो कितने की बिक रही है, 1 लाख की बिक रही है। अब आप जब गाड़ी खरीदोगे तो आप कितना पे करोगे, 1 लाख पे करोगे, तो 1 लाख में से आपने 20,000 तो टैक्सेस दे दिए ना, 80,000 की गाड़ी पड़ी, 20,000 आपने टैक्सेस दे दिए, टैक्स तो एक ही बार पे करने, तो जीडीपी टैक्स क्या कंफ्यूजन कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ सिंपल सी, अगर आपने इस वाले अमाउंट को कैलकुलेट करा जीडीपी में, ठीक है, जीडीपी होता क्या, अभी देखो, यही आपको शायद क्लियर नहीं, जीडीपी है क्या, जो भी इंडिया में गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन हो रही है, मान लो जो गाड़ी बन रही है, जो बाइक्स बन रही है, उनकी जो फाइनल वैल्यू है, उसको टोटल कर लो बस, वो जीडीपी है। तो अगर आपने जीडीपी में ये वाली फाइनल वैल्यू काउंट करी, तो वो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट की कहलाएगी, और अगर ये वाली वैल्यू काउंट करी तो जीडीपी मार्केट कॉस्ट कहलाएगा। मेरे को बस इतना समझाना था, ठीक है। और टैक्सेस तो आपको पे करने ही पड़ेंगे, जब आप परचेज करोगे, तो दोनों इंडिपेंडेंट चीज है, ठीक है। और कोई डाउट किसी का, बाकी अभी भी ना क्लियर हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना। टैक्सेस पहले अलग होते थे स्टेट टू स्टेट, इसीलिए जीएसटी लाया गया, ताकि जो स्टेट टू स्टेट टैक्सेस का वेरिएशन होता था उसको खत्म किया जा सके। अब जीएसटी के बाद वो वेरिएशन खत्म हो गया। अब थोड़े बहुत टैक्सेस रहते हैं जो अलग अलग स्टेट कभी कभी लगा देते हैं, जीएसटी में ऐसा नहीं होता, सब बराबर होता है। चलिए, हाँ जी, और कोई डाउट। हाँ जी, बाकी क्लियर है सबको। ऑल राइट, ठीक है सर, फिर तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय। इसको क्या करना, रिवाइज कर लेना एक बार। चलिए सर, बाय।